Hello, dear aspirants. So, we are going to discuss the paper 3, GS paper 3 test, which was conducted at our center, Institute of Basic Education. ठीक है, तो पेपर 3 जो हुआ था, इसी के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक से रिलेटेड. Indian economy and science and technology. These are the two sections which we will be dealing in this short discussion. Obviously, I will try to present in front of you what should be the ideal answer or what should be a model answer. Ideal answer अपने आप में ज्यादा बड़ा टर्म हो जाता है. आइडियल क्या होगा, ठीक है. तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, एक मॉडल बताने की कोशिश करूंगा कि आप इन आंसर्स में क्या क्या कंटेंट डाल सकते थे, कैसा आंसर हो सकता था इसका. द पॉइंट. ऑब्वियसली आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके बेसिस पर आप सोच सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके आप मेरे से अच्छा भी आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, तो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. चलिए जरा देखते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सीधे सीधे आपके सिलेबस में है. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हुए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फेमस पर्सनालिटी हुए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन तो सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है. एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी जरा सोच के देखिए. इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द डोयन, इनसे बड़ा नाम शायद ही मिलता है, समझ रहे हैं ना. उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है. ठीक है, आप चाहें तो एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड दो लाइन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन कहा जाता है इनको. ठीक है ना, क्लियर. तो इसके साथ आप अपनी कहानी को शुरू कर सकते हैं. 10 मार्कर है तो ज्यादा बाएं दाएं होने की गुंजाइश है नहीं. स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, सीधे सीधे रहिए. कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताना है तो चाहे तो सीधे कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी के साथ आप हेडिंग बना लीजिए और फिर आ जाइए. देखिए, सबसे पहला स्पेस रिसर्च से रिलेटेड काम किया है उन्होंने काफी. ठीक है ना, इनकोस पार से जो इसरो बना था या इसरो के बीच में कन्वर्जन हुआ था, उस टीम में भी एक मेजर रोल प्ले करते थे. SLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो 3 बना था, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन प्ले किया था, जिसका यूज करके रोहिणी वगैरह सैटेलाइट हमारे लॉन्च किए गए थे. आप लोग जो GSLV और PSLV लिख दे रहे हैं वो बहुत बाद की बातें हैं जी. ठीक है ना, SLV-3 उसमें था. क्लियर हो गया. फिर पैरा चेंज कीजिए, बताइए डिफेंस में मेजर रोल IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP. वो पांचों बता दीजिएगा, अग्नि, नाग, त्रिशूल, क्या बोलते हैं आपका आकाश, पृथ्वी, ये पांचों पूरा का पूरा रेंज डेवलप किया IGMDP. क्लियर. आप बताइएगा बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में काफी मेजर रोल प्ले किया है. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब इनके मेजर रोल है. फिर पैरा चेंज कीजिएगा, पैरा चेंज करके आप बताइएगा न्यूक्लियर. ठीक है, पोखरण 2 जो हुआ था मिशन शक्ति, उसके उस टाइम जो है ये क्या बोलते हैं चीफ टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर हुआ करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. ये मेंशन कीजिएगा, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है. आप लोग पहले वाले में से लिंक कर दे रहे हैं, उस टाइम नहीं थे ये लोग. ठीक है ना, उस टाइम इनका मतलब ये न्यूक्लियर फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन इस टाइप का था नहीं. इसके अलावा बताइएगा कि इन्होंने क्या बोलते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड कई सारे एफर्ट्स किए हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड कई सारी टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप की है. फिर इंडिया का विजन बताया है क्या कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए इंडिया 2022, पूरा का कॉन्सेप्ट दिया है. खैर पूरा आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से नहीं लिंक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप अपने पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं. स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर, इसके अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह, इनसे रिलेट करके आप अपनी इन बातों को प्रेजेंट कर सकते हैं. दीज वर हिज मेजर कंट्रीब्यूशंस. गॉट द पॉइंट. डालने के लिए और भी डाल सकते हैं, बट इतना इनफ है. इसके बेसिस पर आप अपना ये 10 मार्कर क्वेश्चन आराम से डील कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. सीधे आपसे एप्लीकेशन पूछा है. ऑब्वियसली नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे तभी तो उसका एप्लीकेशन बताएंगे. कीवर्ड, इस कहानी का हीरो कौन है? नैनो टेक्नोलॉजी. आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, कि देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस एट द बॉटम. ठीक है ना, नैनो टेक्नोलॉजी. तो जितना हम बॉटम पर चले जाते हैं 10 टू द पावर -9 मीटर, समझ रहे हैं ना, नैनोमीटर की बात हो रही है, 10 टू द पावर -9 मीटर, उस लेवल पर हम बात कर रहे हैं. उसको उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है ना पार्टिकल की, इतने सूक्ष्म लेवल पर, इतने मतलब माइक्रो लेवल पर उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं. गॉट द पॉइंट. आप बताइए कि इस लेवल पर काम करने से कई सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कई सारे इस तरह के मटेरियल्स क्रिएट किए जा सकते हैं जिसके कई एडवांस यूजेस हैं. कुछ एग्जांपल दे दीजिएगा, ग्राफीन दे दीजिएगा, उसके अलावा आप नैनो बॉट्स वगैरह इस तरह के कुछ एग्जांपल्स देकर अपनी कहानी को शुरू कर सकते हैं. फिर एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन में बांट दीजिए. हेल्थ केयर सेक्टर में एप्लीकेशन है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कैंसर सेल्स को टारगेट कर सकते हैं, नैनो बॉट्स वगैरह जिसके थ्रू जो है वो हम ब्लॉकेज वगैरह को चेक कर सकते हैं, टारगेटेड ऑपरेशन हो सकता है हेल्थ केयर. दूसरा इंडस्ट्रियल यूज, ग्राफीन
इतना लाइट और लेकिन उसमें स्ट्रेंथ उसका जो क्या बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो अलग ही लेवल पर है। इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। मतलब हल्का लेकिन बहुत मजबूत चीजें बनाने में इंडस्ट्रियल यूज हम इसको क्या बोलते हैं ब्रिज वगैरह के कंस्ट्रक्शन में या फिर क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप बताइएगा क्या कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है आजकल के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिवाइस वगैरह है उनमें बहुत मास लेवल पर इसका यूज हो रहा है। आप बताइएगा क्या कि कम्युनिकेशन में क्वांटम जो कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड है उनमें नैनो टेक्नोलॉजी का काफी यूज हो रहा है। क्वांटम इंटेंगलमेंट, खैर उतना उधर जाने की जरूरत नहीं है, इंटेंगलमेंट नहीं समझाने लग जाना है, बट हाँ आप चर्चा जरूर कर सकते हैं कि इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं जी कम्युनिकेशन, मतलब बात की जा रही है क्वांटम कम्युनिकेशन की का यूज करके तो हम इंटरगैलेक्टिक और मतलब स्पेस लेवल पर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इस तरह की गुंजाइश पैदा हो रही है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके। इस तरह से आपको एप्लीकेशन बता देना है। डिफेंस में बता दीजिएगा डिफेंस में नैनो टेक्नोलॉजी का कितना तगड़ा यूज हो रहा है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं वो रडार सिस्टम या फिर जो है वो आजकल हम बात नहीं कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वगैरह जो रडार वगैरह को चकमा दे देते हैं, उन सब की बॉडी वगैरह को बिल्ड करने में इन सब मतलब उन सब में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वगैरह का नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स आप डालिए जिससे एग्जामिनर को ये लग जाए कि हाँ इस बच्चे को पता है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, सरफेस सरफेस पर रहकर नहीं आंसर होने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट, यू हैव टू गो, थोड़ा सा डेप्थ में जाना ही पड़ेगा आपको। तो दिस वाज your question with respect to nanotechnology. Now moving on to next question. आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है। इकोनॉमिक ग्रोथ फेल्स टू प्रेजेंट द ट्रू कंडीशन ऑफ अ पॉपुलेशन एक्सप्लेन। यानी कि आपको यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है और फिर ये समझाना है कि कैसे ये ट्रू कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन को नहीं बता पाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ तुरंत आइए बताइए कि क्वांटिटेटिव टर्म है, नंबर में इंक्रीज से रिलेटेड है, समझ गए। नंबर में इंक्रीज को बताता है, मेनली जीडीपी डेटा, पर कैपिटा इनकम, इन सब चीजों की बात होती है, नेशनल इनकम, इन सब चीजों की बात होती है इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। अब आपको बताना है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है ये डेवलपमेंट को क्यों नहीं समझा पा रहा है। ये डेवलपमेंट को इसलिए नहीं समझा पा रहा है क्यों, क्योंकि ये लेवल में लोगों की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में क्या चेंज आ रहा है उसको तो कैलकुलेट ही नहीं करता है, तो कैसे बता पाएगा। ठीक है, आप चाहें तो वो जो ट्रेडिशनल एग्जांपल है वो डाल सकते हैं कि क्या बोलते हैं क्राइम बढ़ाकर भी इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंश्योर किया जा सकता है कि सब लोग बंदूक खरीदेंगे, सब लोग गन खरीदेंगे तो क्राइम बढ़ेगा, प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए लोग खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M है। इस कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रू कंडीशन नहीं बता पाता है। क्लियर हो गया, ये बात आपको समझा देना है इसी चीज में। अब फिर चाहे तो आप सेकंड पैराग्राफ में आइए, सेकंड पैराग्राफ में आकर आप बता सकते हैं, मतलब सेकंड पार्ट में आकर थोड़ा सा बता सकते हैं कि इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, उससे के बेसिस पर हमको ट्रू कंडीशन का पता चलता है। ठीक है ना। आप इसमें चाहे तो ये भी डाल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो तभी बढ़ सकता है जब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, काम को लेकर एकदम परेशान हुए पड़े हैं। इससे हमको ये नहीं पता चलता है कि क्या लोग खुशी खुशी काम कर रहे हैं कि नहीं, लोगों के हैप्पीनेस का लेवल नहीं पता चलता है। हो सकता है कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, इमेंस स्ट्रेस हो, और फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पैसा तो बढ़ रहा है ना, लोग मतलब प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उस कारण से जो लोगों का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, लोगों का हैप्पीनेस जो जा रहा है, लोगों में जो डिप्रेशन का लेवल बढ़ रहा है, उसके बारे में इकोनॉमिक ग्रोथ टर्म से कुछ नहीं पता चलता है। समझ गया ना, यही वाला डिस्कशन आपको यहाँ पर करना था। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज एमएसपी। एमएसपी क्या है, डिस्कस द कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड विद इट इन रीसेंट ईयर। इस रीसेंट ईयर में इससे रिलेटेड क्या क्या कंट्रोवर्सीज रही है। तो व्हाट इज एमएसपी, सीधे सीधे क्वेश्चन बताइएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक। सीएसीपी एडवाइस करती है जिसके बेसिस पर सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करती है, इसको अनाउंस करती है एमएसपी। सोइंग सीजन से पहले अनाउंस कर देती है ताकि फार्मर्स को एक सेफ्टी सिक्योरिटी रहे कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा भी हो जाता है तो इन दैट सिनेरियो एज वेल कम से कम ये प्राइस हमको मिलेगा। क्लियर, ये है। आप थोड़ा सा चाहें तो बता दीजिएगा कि प्रेजेंटली 23 क्रॉप्स के ऊपर अनाउंस किया जाता है इंक्लूडिंग शुगर केन, ठीक है, जिसमें खरीफ भी है, जिसमें रबी की फसलें भी है, उनके ऊपर डिक्लेयर किया जाता है। थोड़ा सा चाहें तो लिंक कर सकते हैं कि प्रेजेंटली एमएसपी दिया जाता है A2 प्लस FL, उसके ऊपर 50% है, ठीक है ना, इतना जो है वो अभी एमएसपी के रूप में दिया जाता है। अब दूसरे पैराग्राफ में आइएगा, दूसरे पैराग्राफ में आपको बताना है कि रिसेंट कंट्रोवर्सीज जो रिसेंट ईयर में हुए हैं वो किससे रिलेटेड है। अब यहां पर आपको बताना होगा कि रिसेंट कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हुई थी 3 फार्म लॉज से।
3 फार्म लॉज जो 2020 में पहले क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस के रूप में पास कर दिया गया था और बाद में लॉ बना दिया गया था। आप वहां से बताइएगा कि कंट्रोवर्सीज क्या रही है कि फार्मर्स ग्रुप का मांग है या फिर एक सेक्शन का डिमांड है कि दे वांट लीगल बैकिंग। क्यों? क्योंकि अभी एमएसपी जो है वो लीगली बैक्ड नहीं है। अब इतना डिटेल नहीं जाना है, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ लीगल। दूसरा उनका है कि एम एस स्वामीनाथन वाला फॉर्मूला यूज करो, C2 प्लस 50%। पूरा समझा चुका हूँ क्लास में C2 क्या है, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, पूरी कहानी बता चुका हूँ। तीसरा कि इस तरह की डिमांड है कि इन 23 के 23 क्रॉप्स को क्या करो, प्रोक्योर करो, या फिर इस तरह की भी डिमांड है कि सारे क्रॉप्स को इंक्लूड करो, काहे ओनली 23। इस तरह की कंट्रोवर्सी है। फिर आपको दूसरा साइड प्रेजेंट करना होगा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसी चीजें कर सकती है, अगर सारी चीजों को प्रोक्योर करने लगे या सब पर एमएसपी डिक्लेयर कर दे तो इस कारण से क्या होगा, ट्रेड डिस्टॉर्ट होगा, इंटरनेशनल मार्केट डब्ल्यूटीओ का प्रेशर आएगा हमारे ऊपर, ये सारे चैलेंजेस हैं। उसके अलावा इतना सब कुछ प्रोक्योर भी तो नहीं कर सकती है, समझ गया ना। गवर्नमेंट का एक्सचेकर बहुत बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का टोटल बजट का एक मेजर चंक जो है वो एग्रीकल्चर में ही चला जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है मेजर मेजर, जिस कारण से कंट्रोवर्सी बनी हुई है, दोनों तरफ से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मतलब फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, गवर्नमेंट भी नहीं मान रही है, यही रहे हैं पिछले कुछ ईयर्स में प्रोटेस्ट। क्लियर हो गया? करंट से लिंक करके क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल प्लेड बाय ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में आपको बताना है। बता दीजिएगा कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है जिसमें क्या बोलते हैं जमीन प्रिपेयर करने से लेकर एकदम फाइनल क्या बोलते हैं कंजम्पशन तक का, फ्रॉम फार्म टू फॉर्क, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और इस पूरे सारे के सारे स्टेजेस में ई टेक्नोलॉजी जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। ई टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, एक एडवांस एक प्रिमिटिव, दोनों का एक साथ आना अपने आप में इस तरह से है कि जैसे हम अर्थ के दो पोल को एक साथ ला दे रहे हैं, ठीक है ना। आप बताइए कि ई टेक्नोलॉजी जो है वो दो तरह से हेल्प कर सकता है। पहला तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इनडायरेक्टली हेल्प करता है, दूसरा ई टेक्नोलॉजी का यूज डायरेक्टली हो सकता है, प्रिसीजन फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग, इन सब चीजों में डायरेक्टली हो सकता है। सेंसर्स वगैरह लगाकर एनिमल हस्बेंड्री वगैरह को ट्रैक करके तो डायरेक्टली भी हो सकता है, और दूसरा इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में फिर दो पार्ट बांटिए कि फार्मर्स को किस तरह से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, ठीक है ना, कि कब इरिगेशन करना है, किस तरह के सीड्स यूज करने हैं, कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, इन सब के बारे में जो है वो टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, वेदर फोरकास्ट वगैरह ये सब चीज मिल जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट को भी तो डेटा मिल जाएगा कि फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोनों तरह से हेल्प करता है, इसी तरह से आपको समझाना था। आप अगर चाहें तो कंक्लूड करते करते थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सही रोल प्ले नहीं कर पा रहा है ड्यू टू डिजिटल डिवाइड, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। इन सब कारणों से जो रोल प्ले कर सकता था वो नहीं कर पा रहा है, महंगा भी है, अफोर्डेबिलिटी हैज बीन अनदर इशू। तो इस तरह से आप इस आंसर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते थे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th number question. While examining the application and efficiency of a 5G technology, discuss the development of 6G technology in India. ठीक है, पहली बात देखिए, एग्जामिन करना है एप्लीकेशन एंड एफिशिएंसी। बताइएगा 5G टेक्नोलॉजी क्या है, फोर्थ के बाद फिफ्थ जनरेशन इंटरनेट और क्या बोलते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नया एडवांसमेंट है, जिसमें क्या बोलते हैं लेटेंसी बहुत कम था, 4G के कंपैरिजन में काफी कम था, और डेटा स्पीड वगैरह काफी बढ़ा दिया गया था, 1 GB पर सेकंड तक का, मतलब ये लोग क्लेम करते हैं, मतलब वो हाईएस्ट लिमिट तो 1 GB पर सेकंड वगैरह तक के क्लेम थे। इस तरह की कहानी इसमें मिलती है। 2022 में इसको रोल आउट कर दिया गया था भारत में, 2022 में इसको रोल आउट कर दिया गया है भारत में, लेकिन आज भी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे रीजन है, इंडिया डाइवर्स है, जिस कारण से कई सारे रीजन में आज भी सही तरह से इसका मतलब नेटवर्क वगैरह या सही तरह से इसकी रीच इंश्योर नहीं हो पाई है। दूसरी बात, जो ये दावे करता है 5G, वो दावे पूरी तरह से पूरे नहीं कर पा रहा है, उतना भी मतलब स्पीड अच्छा नहीं है। तीसरी बड़ी बात आप बताइएगा, अफोर्डेबिलिटी हैज बीन अ मेजर चैलेंज। तो ये है कुछ एफिशिएंसी इससे रिलेटेड। क्लियर हो गया? ठीक है, नए डिवाइस में स्विच करना था, वो डिवाइस वगैरह जो है वो अपने आप में महंगे, इस तरह के कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कीजिएगा। फिर दूसरा पार्ट बताइएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही खराब रहा है, इस कारण से क्या हुआ है, कई सारे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स डेवलप हुए हैं, कितने सारे स्टार्टअप, कितने सारे इंडस्ट्रीज, कितने सारे सर्विस सेक्टर जो कहीं ना कहीं 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। आप एक बात बताइए, जोमेटो, स्विगी वगैरह ये सब जो है वो कहाँ, ये सारे जो नए नए स्टार्टअप क्रिएट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसी टेक्नोलॉजी पर, इन्हीं टेक्नोलॉजी से ही तो कहीं ना कहीं बैक्ड है।
ठीक है, तो आपको ये मेंशन करना होगा कि इन टेक्नोलॉजीज ने क्या किया है, इंडिया में ग्रोथ डेवलपमेंट को इंश्योर करने में काफी मेजर रोल प्ले किया है। फिर आपको बताना होगा कि इन ऑर्डर टू, मतलब हम थोड़ा सा लीप अहेड हो जाएं, इंडिया ने 6G टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। भारत 6G प्रोजेक्ट भारत ने पहले ही लॉन्च कर दिया है और हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि 2030 से पहले पहले तक हम 6G में अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर लें, ठीक है ना। इसके लिए यूएसए के साथ डील हो चुका है। फिर उसके अलावा हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ कोलैबोरेशन मॉडल्स वगैरह भी डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो काफी फंड इस डायरेक्शन में खर्च कर रही है ताकि 6G टेक्नोलॉजी में हम एक लीप ले सकें, बाकियों से आगे एक एडवांटेज ले सकें, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो इसी के बारे में आपको बात करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है, एक्सप्लेन इंक्लूसिव ग्रोथ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सीधे सीधे डेफिनेशन डाल दीजिएगा। ओईसीडी का डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है, यूएनडीपी का डेफिनेशन है, कई सारे डेफिनेशन बताए हैं, डाल दीजिएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। तो पहले उनका डेफिनेशन डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद अपने शब्दों में समझा दीजिएगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है, कि ग्रोथ में सबको इंक्लूड करना। समझ गए, ग्रोथ क्वांटिटेटिव। आप लोग जो आंसर लिख रहे हैं वो डेवलपमेंट वाला आंसर लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज ध्यान रखना होगा। ग्रोथ पूछा है और आपके सिलेबस का सीधे सीधे टॉपिक है, इसके बारे में तो डेफिनेशन आपको याद रखने ही चाहिए, ठीक है। इज इंडिया ऑन द पाथ ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इवैल्यूएट। अब आपको इसमें दोनों पार्ट बताना है कि कहां तक इंडिया पाथ पर है और कहां तक इंडिया जो है वो पाथ पर नहीं चल पा रहा है। तो मेंशन करना होगा कि 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान से इंक्लूसिव ग्रोथ की बात शुरू हो गई इंडिया में, ठीक है। इंडिया ने काफी एफर्ट किया कि जो वल्नरेबल हैं उनको भी साथ ले सके, उनको भी पार्टिसिपेट करवा सके ग्रोथ प्रोसेस में। आप मेंशन कीजिए कि कैसे जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह में रिजर्वेशन सिस्टम चलता है, एससी एसटी वगैरह को जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह में रिजर्वेशन दिया जाता है, एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाता है, विमेन के लिए रिजर्वेशन एलोकेट किए गए हैं, ताकि जो सो कॉल्ड वल्नरेबल सेक्शन है दे आल्सो कैन पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट प्रोसेस, और मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। इसके अलावा आप बताइएगा कि इंडिया ने कई सारे इस तरह के स्कीम्स क्रिएट किए हैं जिससे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सके भारत में, खासकर वल्नरेबल सेक्शन में, सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वाला पक्ष बताना पड़ेगा। फिर दूसरा साइड बताइए, बट डिस्पाइट दिस एफर्ट, अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट है जो ठीक से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट भारत में एक अपने आप में प्रॉब्लम है, ठीक है। इन कारणों से क्या हो रहा है कि जिस तरह का हम इंक्लूसिव ग्रोथ चाह रहे हैं उस तरह का नहीं हो पा रहा है। चाहे तो कंक्लूड कर दीजिएगा सर्वोदय वाला कॉन्सेप्ट से गांधी जी का, ठीक है ना, अंत्योदय सर्वोदय वाला कॉन्सेप्ट से गांधी जी का, आप अपनी कहानी को शुरू खत्म कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग इन मेकिंग इंडिया विकसित भारत। देखिए विकसित भारत यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म में यूज हुआ है। विकसित भारत आप लोग जान रहे हैं, मोदी जी पिछले कई सालों से लगातार विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया को डेवलप्ड बनाने का टारगेट है 2047 तक। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, तो कम से कम ये बात सोच के भी तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि यहाँ पर विकसित भारत टेक्निकल टर्म में यूज हुआ है, समझ गए। तो थोड़ा सा चर्चा कर दीजिएगा। अब आपको बताना है कि इसमें एक बजटिंग का क्या इंपॉर्टेंस होगा। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा बजटिंग के बारे में बताना है। आर्टिकल आप चाहें तो 112 से चर्चा कर सकते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे बता दीजिएगा क्या कि बजटिंग के थ्रू क्या है, रिसोर्स वगैरह का प्रॉपर एलोकेशन इंश्योर किया जाता है, ठीक है ना। कितने खर्चे हैं, गवर्नमेंट का क्या व्यू है, गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में खर्च करना चाह रही है, ये सारी चीजें, गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में ग्रोथ लाना चाह रही है, कैसे सबको इंक्लूड करना चाह रही है, इन सब का जो बेस है वो कहीं ना कहीं बजटिंग से ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि किसी के थ्रू रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है। यही वाला आपको बात बताना है, ठीक है ना, कि इतनी डाइवर्स सोसाइटी है, अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्पिरेशन है, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग डिमांड्स हैं, तो अगर सबको डेवलपमेंट में लेकर चलना है, सबको जो है वो इंक्लूड करना है, तो बजटिंग का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्लियर, थोड़ा सा चाहें तो आप इसमें बता सकते हैं, इसीलिए तो भारत में जेंडर बजटिंग जैसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। भारत इसीलिए तो लाइन आइटम बजटिंग से धीरे धीरे परफॉर्मेंस बेस्ड बजट या फिर जीरो बेस्ड बजट की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, ताकि इंडिया को विकसित भारत बनाने में हेल्प किया जा सके। Now the second part is what is your idea of विकसित भारत post 2047। अब ये तो आपका अपना ओपिनियन होगा कि आप डेवलप्ड इंडिया को कैसा प्रेज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो बता दीजिएगा वही कि जिसमें इक्वालिटी हो, इकोनॉमी इनकम के बेसिस पर बहुत वाइडर जो है वो डिस्टिंक्शन ना हो, हेल्थ केयर अच्छा हो, एजुकेशन अफोर्डेबल हो सबके लिए,
ये सारे पॉइंट्स बताइएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छी तरीके से हो, लोग जो है वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो, इंडिया में जो है वो बिजनेसेस आए, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत चैलेंज ना आए। ये सब आप पॉइंट बताकर बताइएगा क्या कि आपका क्या आइडिया होगा 2047 के एक डेवलप्ड इंडिया को लेकर, एक विकसित भारत को लेकर। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट हाउ दीज क्वेश्चंस कैन बी डेल्ट विद। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैंने आपको एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क दिया है, आप इनके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, आप और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक आइडियल फॉर्मेट बना सकते हैं। ऑब्वियसली योर ब्लूप्रिंट, योर स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माइन बिकॉज देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू योर मेंस पेपर। गॉट द पॉइंट? तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस डिस्कशन से आपको कुछ ओवरव्यू जरूर मिला होगा। बाकी आप अपने लेवल पर मेहनत करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।